स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। चौपाल आखिरी पड़ाव पर है। न्यूज 18 इंडिया का चौपाल, वो मंच जो संवाद को जगह देता है और लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है, जैसा आज दिन भर हमने देखा। अब आखिरी पड़ाव, आखिरी सेशन, और इसके लिए हम स्वागत करेंगे हमारे सबसे खास मेहमान का, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। और मैं गुजारिश करूंगा न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी से कि वो मंच पर आएं और नड्डा जी का स्वागत करें न्यूज 18 के मंच पर। राहुल जोशी जी। चौपाल के समापन के लिए नड्डा जी, स्वागत आपका, मंच आपका। आज के इस न्यूज़ 18 के 7th एडिशन के चौपाल में यहाँ उपस्थित हमारे राहुल जोशी जी, किशोर जी और हमारे बहुत ही दिल्ली के प्रबुद्ध सज्जन वृंद, मित्र साथियों, मुझे आज 7th एडिशन चौपाल के समापन कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। न्यूज़ 18 की तरफ से हमेशा हम सबको उनका प्यार, उनका समर्थन मिलता रहता है और ऐसे प्रयोजनों में कुछ विषयों के बारे में चर्चा करने का भी मौका मिलता है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो देश का नैरेटिव है और समसामयिक विषयों के बारे में जो चर्चा होती है, उसको एक मजबूत राष्ट्र की दृष्टि से आपने उस नैरेटिव को सेट करने में अपना योगदान किया है। इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। और दूसरा, दुनिया के पटल पर भी जो घटनाएं घटती हैं, उसमें भी जो भारतीय परिप्रेक्ष्य होता है, उसको आप सब लोगों ने रखने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं न्यूज़ 18 चैनल और उनके टीम को मैं बधाई भी देता हूं। और इस 7वें चौपाल में मुझे जो आने का मौका मिला है, उसके साथ साथ जो आपने काम किया है उसकी बधाई के साथ साथ जो आपने थीम सिलेक्ट किया है, उस थीम के बारे में मुझे अच्छा इस बात का लगा कि एक तरफ तो आपने इस बात को, जिसको कहते हैं ना कि अंडरस्टूड मीनिंग, व्हेन यू टॉक दैट इंडिया इज डेवलपिंग एज ए ग्लोबल पावर, दैट मीन्स दैट यू रिकग्नाइज दैट इंडिया इज ए पावर विद इन आवर सेल्स एज ए नेशन। So that is the underlining meaning which I derive from the theme which you have decided. And when I say so, जब मैं इस प्रकार से बोलता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि आपने इसको बहुत ही समसामयिक तरीके से, ये जो आपने वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा भारत, इंडिया इमर्जेस एज ए ग्लोबल लीडर, ये आपने जो थीम रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही समय से जुड़ा हुआ विषय है। एक मैं आप सबसे और भी निवेदन करूंगा, क्योंकि कुछ पढ़ाई लिखाई का विषय भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक पुस्तक आई है
जिसका नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये अभी एक पुस्तक आई है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को भी आप इस पर नज़र डालें, इसको आप ज़रूर देखें। किस तरीके से एक नैरेटिव तरीके से व्हाट चेंजेस, व्हाट सिस्टमिक चेंजेस under the dynamic leadership of Prime Minister Modi has taken place, which has brought the changes in the international arena. अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरीके से वो परिवर्तन लाया है, उसके बारे में उसमें हमको नरेशन मिलता है। तो उस नरेशन को भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत सी बातें और अच्छे तरीके से स्पष्ट होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री 2014 में बने इस देश के, तो उस समय से राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देश में काम तो हुआ ही हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी संदेश देने का काम उसी समय शुरू हो गया। When he took over, he invited the SAARC nations for the oath-taking ceremony. अब ये एक ऐतिहासिक फैसला भी था, नई सोच थी, नई शुरुआत थी, और इसने दुनिया में एक संदेश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी नई सोच के साथ नए दोस्ती के नए वायदों को लेकर के आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज थी, उनके यहाँ विजिट्स प्रारंभ की, और वहाँ जाना, अपनी विजिट को करना, यह भी एक अपने आप में संदेश देता है कि पहले हम अपना पड़ोस, अपना घर, अपने पड़ोस, उसकी चिंता करते हैं और उसको हम अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। नाउ सी द डिफरेंस दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट्स नेपाल आफ्टर 17 years। मतलब चिराग तले अंधेरा, पड़ोसी के पास हमारा कोई रिश्ता नहीं और हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी को लेकर के जिस तरीके से काम हुआ, और उसमें सिग्निफिकेंट तरीके से नेबर को असिस्टेंस देना, और बिग ब्रदर की तरह नहीं, एक पड़ोसी के नाते, एक भाई के नाते, एक साथी के नाते, मे इट बी श्रीलंका, मे इट बी नेपाल, मे इट बी द अर्थक्वेक इन नेपाल। मतलब 15 मिनट्स के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ हुक्म दे दिया, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया और सूर्यास्त से पहले हमारा जहाज पूरी दवाइयों के साथ, मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था, नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। ये परिस्थिति आती थी। 2 फील्ड फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल्स का वहाँ टेम्पररी इस्टेब्लिशमेंट करना आर्मी का, और वहाँ पर राहत पहुँचाना, मेडिसिन देना, ये एक हीलिंग टच, एक हम साथ खड़े हैं, हम साथ हैं, हम पड़ोसी हैं, इसका संदेश देता है। उसी तरीके से भूटान में जाना, उसी तरीके से श्रीलंका में जाना, और श्रीलंका में भी मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, श्रीलंका में 28 years आफ्टर एन इंडिया प्राइम मिनिस्टर वॉज गोइंग। अभी 28 साल की अवधि के बाद भारत का प्रधानमंत्री श्रीलंका जाता है, पड़ोस में जाता है, तो आप समझ सकते हैं। और उस समय जब वो गए थे तो जाफना भी गए थे, आपको याद होगा। तो ये सारी चीज़ों का संदेश, हम अपने देश के लोगों के साथ भी खड़े हैं, उनके साथ भी खड़े हैं, और हम किस तरीके से नेबर्स को देखते हैं, यह भी हमको ध्यान में आता है। आपको यह भी ध्यान में आया होगा कि नाउ इंडिया फॉलोज एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, नेशन फर्स्ट, भारत के लिए क्या आवश्यक है, इसको सेंट्रल थीम मान करके अब प्रधानमंत्री मोदी जी देश की विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम हर तरीके के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बहुत ही सटल पॉलिटिकल मैसेज होता है, और वो पॉलिटिकल सटल मैसेज ये है, डी-हाइफेनेशन विद पाकिस्तान। नहीं तो पहले हमारी बातचीत कैसे होती थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, वर्ल्ड यूज्ड टू टॉक, व्हेन इट यूज्ड टू टॉक अबाउट इंडिया, इट यूज्ड टू टॉक अबाउट पाकिस्तान आल्सो, एक ही शब्द में, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आज कोई भी भारत के साथ पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, भारत अकेला चमकता हुआ खड़ा हो रहा है। ये
ये ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा, ग्लोबल कम्युनिटी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसमें डी-हाइफेनेशन होना, ये अपने आप में भारत की गाथा को बहुत कुछ इंगित करता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। हमने जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी बहुत काम हुआ है, और मैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आप सब लोगों ने भी बहुत नज़दीक से वॉच किया है, मैंने भी वॉच किया है। ही हैज़ अंडरटेकन 60 foreign tours since 2014 and he has visited more than 100 countries, और 100 countries के हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ पर्सनल और 1-to-1 रिश्ता बनाया है। इसमें मेहनत हुई है मोदी जी की, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और आगे चल करके आपको मैं बताऊंगा कि उस 1-to-1 रिलेशनशिप के माध्यम से किस तरीके से फर्क पड़ता है, वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। Modi ji is the first Prime Minister who visited Israel and he also visited Palestine. और दोनों के साथ मिलने में हमारे भारत के संबंध कैसे होंगे इसका रिश्ता तय करने का काम भारत ने किया। यह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात को कहता है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं हमने जो हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते थे रशिया के साथ, उसको हम लोगों ने कंटिन्यू भी किया, स्ट्रेंथन भी किया, लेकिन इसके साथ साथ नए स्ट्रेटेजिक रिश्ते भी बनाए गए। और नए स्ट्रेटेजिक रिश्तों की जब मैं बात करता हूं तो उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोशिश ये की कि इसमें हम इन्हांस कर सकें बायलैटरल कोऑपरेशन, हम इन्हांस कर सकें अपनी ज़रूरतें, हम इन्हांस कर सकें ऑन ग्लोबल इश्यूज, और उस ग्लोबल इश्यूज में हम एक साथ खड़े हो सकें। ये हम लोगों ने यूएसए के साथ किया, फ्रांस के साथ किया, जापान के साथ किया, यूएई के साथ किया। इन सब कंट्रीज़ के साथ हम अगर ट्रेडिशनल रिश्ता अपना रशिया के साथ कायम करते हैं तो हम अमेरिका के साथ भी, हम फ्रांस के साथ भी, हम यूरोप नेशन के साथ भी, हम जापान के साथ भी, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने अपने रिश्ते कायम किए और उनके साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। ये भी हमको ध्यान में रखना है। अगर देश के अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला तो दुनिया में साउथ ईस्ट एशिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉइस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के लिए बने और उनकी आवाज़ को बुलंद करें, डेवलपिंग नेशंस के लिए काम करें, इस तरह की बात को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया की ताकत के दृष्टि से अगर हम देखें तो हम लोगों ने भारत की जो सांस्कृतिक विरासत हमको मिली, जो हमको आध्यात्मिक विरासत मिली, जो हमको ज्ञान की विरासत मिली, उस सॉफ्ट पावर को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे से दुनिया के मंच पर रखा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें से हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव रखना इंटरनेशनल योगा डे का, उसको कंट्रीज़ के द्वारा समर्थन मिलना, और आज जब हम कहते हैं तो लगभग 190 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। जहां हमने अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया, वहीं हम अपने जिसको कहते हैं संप्रभुता के लिए, अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए और अपने यहाँ नो नॉनसेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हम सख्त भी रहे हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, मे इट बी सर्जिकल स्ट्राइक और मे बी एयर स्ट्राइक। और आपको याद होगा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दोनों बार, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी और जब एयर स्ट्राइक की तब भी, उन्होंने कहा था कि इसकी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना ही पड़ेगा, ये शब्द के साथ। तो इसलिए हमने अपनी ताकत, अपना मेटल दिखाया है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, और हम सख्त हुए हैं, यह भी हम उसमें से देखने को मिलता है। जहाँ तक हमने कहा कि हम 21वीं शताब्दी में जब हम आगे बढ़ने का इस दृष्टि से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम ये भी कहेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, उसमें भी जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के साथ फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ये भारत की ताकत को बताता है कि इंडिया हैज़ टू परफॉर्म। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन
पार्टिसिपेंट्स, इस बात को भी हमको उसमें से ध्यान देने को मिलता है। मैं यहाँ आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी की बात भी करूँगा, और वो इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश के सामर्थ्य को पहचानो। जब उन्होंने कहा कि वी विल गो फॉर डिजिटलाइजेशन एंड इंडिया विल बिकम डिजिटल, तो आपको याद होगा कि हमारे द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स, उन्होंने उनका मजाक बनाया था। और क्या कहा था? ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इंटरनेट ही नहीं पहुंचा है, ब्रॉडबैंड ही नहीं है, कैसे होगा? हमारा गांव का व्यक्ति तो अनपढ़ है, वो कैसे डिजिटल काम करेगा, क्या करेगा? ये शब्दावली थी कि नहीं थी? ये बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? टुडे यूपीआई, यूनिफाइड हमारा पेमेंट इंटरफेस जो है, वर्ल्ड ट्रांजैक्शन का 40% इंडिया ट्रांजैक्ट कर रहा है। इस बात को भी ध्यान रखें। रुपए कार्ड इज डूइंग टू गुड, यूपीआई इज डूइंग गुड। तो ये बताता है कि हमको अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज आपको जानकर के खुशी होगी कि सब्जी वाला भी क्यूआर कोड का उपयोग करता है। ये भारत बन गया है। ठेले पर चलने वाला व्यक्ति भी क्यूआर कोड रखता है। ये भारत बन गया है। और यूपीआई कितना पॉपुलर हुआ है वो भी आप सबको मालूम है, कितना यूज में आ रहा है वो भी आपको मालूम है। तो ये डिजिटल इंडिया की बात है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया ऑस्ट्रेलिया में, डिजिटलाइजेशन इन हेल्थ सेक्टर, तो मैं भी गया, तो वो अपने नंबर्स बता रहे थे, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 14 मिलियन, ये सब बता रहे थे। हम भी सुन रहे थे। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने कहा सर, वी हैव अ प्रोग्राम विच इज़ नोन एज आयुष्मान भारत। बोले ओके। मैंने कहा यस, वी गिव 500,000 एवरी ईयर टू 5 करोड़ पीपल। जब 5 करोड़ का नाम सुना तो बोले ओ माय गॉड। मैं कहा गॉड नहीं, गॉड एग्जिस्ट इन इंडिया एंड इट इज देयर वेरी मच। And not even 1 rupee is transacted by cash, not even 1 rupee. 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ना और 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देना, और ये सब उसके थंबप्रिंट पर ला करके खड़ा करना, दिस इज डिजिटलाइजेशन इन इंडिया। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। एंड वो जो कहा था ना इंडिया शुड डू, तो इंडिया शुड डू नहीं, इंडिया कैन डू एंड इंडिया डज इट। ये इसमें से निकल कर के आता है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 महीने के अंदर, 9 मंथ्स के अंदर भारत को दी थी। ये भी हमको याद रखना होगा। विद इन 9 मंथ्स सच ए बिग प्रोग्राम। तो फिर तो मेरे पीछे ही लग गए वो सारे डिजिटल दुनिया के लोग थे। ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो, थंबप्रिंट कैसे आता है, ग्रीन गोल्डन कार्ड कैसे बनता है। मैंने उनको सब बताया कि कैसे कैसे बनता है। कि कोई हॉस्पिटल में आता है तो उसको आयुष्मान मित्र मिलता है, वो उसको ले जाता है, वो उसका क्यूआर कोड उसको मिला होता है। उस क्यूआर कोड को जब वो लगाता है तो उस मशीन के साथ उसको सारे फैमिली के नाम आ जाते हैं, फैमिली का आधार कार्ड देखा जाता है। उसके आधार कार्ड से जब जुड़ जाता है तो उससे कहा जाता है कि इस मशीन में अब अपना अंगूठा लगाओ, और जब वो अंगूठा लगाता है तो उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए दिखते हैं। और वो तब बताता है कि अब मेरा ये इलाज होना है, मेरा अपेंडिसाइटिस का इलाज होना है। वो जब ऑपरेशन कराता है और जब वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेता है तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है दैट आर यू सेटिस्फाइड विथ योर ट्रीटमेंट। जब वो कहता है यस, तो उस समय उस हॉस्पिटल को दिल्ली से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। ये बात भी हमको ध्यान रखना। तो इसलिए डिजिटल दुनिया में आज हम कहां खड़े हैं, इसका अंदाजा हमको लगाना चाहिए। और दुनिया मान रही है कि हमारा डिजिटल वर्ल्ड में हमारा कैसा योगदान है। उसी तरीके से अगर हम बात करें प्रमुखता से, तो चाहे हमारा स्थान क्वाड में हो, चाहे एससीओ में हो, चाहे हमारा स्थान ब्रिक्स में हो, चाहे I2U2 में हो, हर जगह भारत का अपना एक स्थान बना है और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ओबामा जी ने भी कहा था कि इंडिया हैज़ प्लेड ए पॉजिटिव रोल इन द लीडरशिप एंड सक्सेस इन द आउटकम ऑफ COP21। यानी COP21 में जब डिसीजन मेकिंग वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट, इट वॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी हु टुक द इनिशिएटिव।
और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही इनिशिएटिव में वो फैसले हो सके थे। उसी तरीके से COP26 में अभी जो पंचामृत की बात प्रधानमंत्री जी ने की, उसी तरीके से लाइफ फॉर एनवायरनमेंट की बात की, लाइफ की बातचीत की। तो हम दुनिया में, और ये ऐसा नहीं है कि भारत भाषण देता है या भाषण, जो हम बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, उसको दुनिया बहुत सीरियसली सुनती है, फॉलो करती है, और वो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट एंड पार्सल बनता है। ये हमको ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। और इसलिए प्रो प्लैनेट अप्रोच, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, किया है। रशिया के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री जी को पावर हाउस कहा, ही इज़ अ पावर हाउस। उसी तरीके से PM हमारे पुतिन साहब ने कहा कि मोदी जी इज़ एन आइस ब्रेकर and he pursues an independent foreign policy which is in favor of India. US President ने कहा कि he has brought India a vast country together. ये किसने कहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि India is working successfully and bring the vast country and its people together. ये अलग बात है कि हमारे कुछ नेता विदेश की सरजमी पर जाकर के वो प्रजातंत्र के बारे में चर्चा करें, ये अलग बात है। लेकिन दुनिया के नेता भी सारे देश को साथ लेकर के चलने की कला ये मोदी जी से सीखे, ये बात कहते हैं, ये भी हम लोग को ध्यान में आता है। उसी तरीके से जो बाइडेन ने कहा कि इन कोविड-19 में जो हैंडलिंग हुई है पेंडेमिक की, सक्सेस प्रूव्स दैट डेमोक्रेसीज कैन डिलीवर। दैट मीन्स that Joe Biden understands that in India democracy is flourishing and it is working in the best possible manner. और हमारे नेता यहाँ से दूसरी जगह जाकर के दूसरे देशों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो भी शब्द भी बड़े जोरदार हैं। The so-called defenders of the democracy, that is America and the US nations, are oblivious about Indian democracy. वो बेखबर है। यानी आप उकसा रहे हो कि खबर मैं देता हूं, चलो आओ, ये इस तरह की बातचीत करना। लेकिन फिर भी दुनिया के नेता जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के बारे में बातों को कह रहे हैं, वो हम सबके सामने है। अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोस्ट लवेबल एंड मोस्ट अडोरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड मोस्ट, अभी हमारे जापान के उस समय जो शिंजो आबे साहब थे, उन्होंने कहा था इज़ अ क्विक डिसीजन मेकर। उसी तरीके से अभी जो ये मॉर्निंग कंसल्ट, जो हमारा एक कंसल्टिंग US बेस्ड की कंपनी है, उन्होंने 78% अप्रूवल रेट प्रधानमंत्री मोदी जी की है, और उन्होंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। तो ये सारी चीज़ें हम सबके ध्यान में आती हैं। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो चाहे सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, अफ़गानिस्तान हो, पैलेस्टाइन हो, रशिया हो, सभी लोगों ने अपने जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं वो सब भारत के प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। ये भी हम सबको ध्यान में आता है। UN ने भी चैम्पियंस ऑफ द अर्थ, इस बात को उन्होंने कहा है, और इसी तरीके से अन्य प्राइजेस को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जहाँ तक इंडियन डायस्पोरा का सवाल है, तो पहले भी तो हमारे प्रधानमंत्री जाया करते थे, लेकिन कहाँ इंगेज करते थे अपने आप को डायस्पोरा के साथ। आज अगर प्रधानमंत्री जी अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आप देखिएगा, अभी वो पीछे दूसरे देश में गए थे, चाहे UAE में गए, सऊदी अरेबिया में गए, कहीं भी गए, छोटी जगह में भी गए, बाली भी गए, तो वहाँ भी उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरैक्ट किया है, और भारत की ताकत को उन्होंने एक सामर्थ्यवान ताकत के रूप में दुनिया के सामने रखा है। और इसलिए आज भारतीय किसी भी सरजमी पर हो, बड़े गौरव के साथ कहता है, यस आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन एंड आई एम एन इंडियन। ये फ़र्क आकर के खड़ा हुआ। अब मुझे याद है, हम भी 1971 में कभी अमेरिका जाया करते थे, ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कौन से पिछलग्गू देश से आए हैं। क्षमा करिएगा, अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन डिफरेंस दिखता था। आज हम देखते हैं, ओ दिस इज सिंगापुर एयरपोर्ट, सो आवर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नो लेस देन दैट। हम ये कहते हैं, हमारे सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो रही हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, आप 4 लेन की बात कीजिए, 6 लेन की बात कीजिए, सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं। नहीं तो हम लोग जब शुरू में 70s में जाया करते थे तो उनकी सड़कें ही देखते रहते थे, ऐसी सड़क, ऐसी सड़क, ऐसी सड़क।
आज मेरठ जाना हो तो चल बस ये आपका कौन सा होता है, इसको पकड़ो और इससे उधर जाओ और फिर 2 घंटे में मेरठ। अभी अभी मैं बैंगलोर गया था, बैंगलोर मैसूर रोड, 3 आवर्स जर्नी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 75 मिनट्स। 75 मिनट्स में 3 आवर्स की जर्नी है। हाईवे को देखना होगा। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ उतरती हुई देख रहे हैं, यह भी हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए। तो इसलिए आज हमारा जो डायस्पोरा है विदेश में, वो बहुत एंथ्यूज्ड है, गौरव से भरा हुआ है, गौरवान्वित है, और वो महसूस करता है कि यस, अगर हम इंडियन हैं तो ये हमारी ताकत है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जब मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप की बात आपसे कही तो उसके हमको उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो यमन में हमारे लोग फंस गए थे, अब मुझे नंबर नहीं याद है, लेकिन उसमें 961 तो फॉरेनर्स ही थे। तो उस समय वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट के साथ प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उसको वहाँ से लोगों को, हॉस्टेजेस को निकाला गया। शायद 4,000 प्लस की संख्या थी जिनको हम सेफ पैसेज लेके आए, जिसमें से 960 नेशनल्स दूसरे देश के थे, वो भी पहले भारत आए और यहां से फिर वो अपने अपने देशों को गए। ये 1-to-1 रिलेशनशिप का है। मैंने एस जयशंकर जी से 2 बार कंफर्म किया। मैंने कहा ये जो यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे 23,000, तो प्रधानमंत्री जी की कैसे बातचीत थी? तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने पहले बातचीत पुतिन जी से की at one point of time, and he made him understand, and he understood, and then he talked to Zelensky, और यूक्रेन में बातचीत हुई। दोनों ने पार्शियल सीज फायर किया, उसको पार्शियल सीज फायर किया फॉर अ लिमिटेड टाइम, और वो सेफ पैसेज में 23,000 बच्चे हमारे सेफ पैसेज के साथ भारत पहुंचे। और देखिए, उनको लेने गए भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक नहीं 5-5, सारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, सारे एम्बेसडर्स वहां बॉर्डर्स पर तैनात थे उनका वीजा बनवाने के लिए, सब कुछ बनवाने के लिए। भारत सरकार की 97 एयरक्राफ्ट्स वे रेडी, 97 सॉर्टीज की गई थी, और 14 सॉर्टीज एयरफोर्स की गई थी। जब नंबर ह्यूज हो गया तो बड़े बड़े प्लेन्स भेजने पड़े, लेकिन सबको रिकॉर्ड टाइम में, और उनके साथ मंत्री गए और मंत्री लेकर के आए। ये भारत, बदलता भारत है, ये भी हमको समझना चाहिए। तो इंटरवेंशंस एक्सटर्नल अफेयर्स के दृष्टि से जो हुआ है वो भी हम सबके बीच में है, जिसको हम कह सकते हैं। अभी जो जनवरी महीने में जो हमारी वॉइस को ग्लोबल साउथ समिट हुआ है, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत अपने आप में सारी चीज़ों को बताता है। एससीओ की जब बात करते हैं तो हम उसमें सिक्योर की बात करते हैं, और सिक्योर की बात करते हैं तो सिक्योरिटी की बात करते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टिविटी, यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एवरी नेशन, एंड ई स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट। तो हम इन सब चीज़ों पर जब बात करते हैं तभी हम एससीओ को एक डायरेक्शन देखते हैं, एक थीम देते हैं, उस थीम को लेकर के हम बढ़ते हैं। जब हम G20 की बात करते हैं तो 1 अर्थ 1 फैमिली, इस बात को भी लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो G20 की प्रेसिडेंसी हम लोगों ने ली है, तो वो ऐसे समय में ली है जब यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वो ऐसे समय में ली है जब हम पेंडेमिक से निकल के बाहर आए हैं, ऐसे समय में ली है। और दुनिया को साथ लेकर के चलना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं यहाँ आपके बीच में, कलाकार भी आए आपके बीच में, 2 दिन में मुझे, एक दिन में हमारे मंत्री लोग भी आए। हमारे मंत्रियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें बताई होंगी, तो मैं उसको रिपीट करूं, इस बात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं, क्योंकि लगभग 40 ईयर्स से मैं पॉलिटिकल फील्ड में हूं, जिसमें से 20 साल से तो मैं कम से कम प्रशासन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं जुड़ा रहा हूं। कभी प्रदेश में मंत्री रहा, कभी केंद्र में मंत्री रहा, इसलिए चीज़ों को समझता रहा हूं और जानता रहा हूं। 2 चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पॉलिसीज को फोकस किया गया है। इट्स नॉट अ पॉलिसी वेर मुझे बहुत अच्छी याद आती है बात, लोग बोलते थे कि पॉलिटिशियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए।
तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमें पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर के चीजों को समझना चाहिए। और जब मैं ये देखता हूं तो मैं देखता हूं कि आज की पॉलिसीज फोकस्ड है। अगर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहते हैं तो हम जो सबसे मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको हम एम्पावर करते हैं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा, हमसे बहुत से पत्रकारों ने प्रश्न पूछा ये रेवड़ी कल्चर और बाकी सारी चीज़ों का। मैंने उनको बताया कि हमारी पॉलिसीज लोगों को एम्पावर करती है, उनकी पॉलिसीज लोगों में रेवड़ियां बांटने का काम करती है। हम रेवड़ी कल्चर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन भारत को एम्पावर होना है, यह हमको समझ में आना चाहिए और इसको हमको पूरा करना है। इसीलिए हमने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट यह है कि 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट, 1 किलो पल्स दाल। इसका मतलब क्या है कि आज भारत देश में कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। और इसका स्टैटिस्टिकली अर्थ क्या है? इसका स्टैटिस्टिकली अर्थ यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज बोलती है कि इंडिया में अति गरीबी हैज बीन रिड्यूस टू लेस देन 1%। यह भारत बन गया। अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, अगर हम गैस के चूल्हे देने की बात करते हैं, यहां पर बैठे लोगों को शायद इसका कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि हाँ दे दिया होगा, गैस का चूल्हा दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसने उनके जीवन को बदला है। मैं गांव से आता हूं, पहाड़ों से आता हूं। हमारे यहां हमारी माताएं बहनें गांव में 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, अपने दैनिक नित्यक्रम से भी फ्री होती थी और वहां पर पेड़ों में चढ़ करके पेड़ के तने काट करके घर लाती थी और तब लकड़ी जलाती थी, तब चूल्हा जलता था। 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, तब जाकर के वह घर के लिए चाय बनाती थी। यह परिस्थिति थी। उनकी आंखें खराब हो जाना, उनका फेफड़े खराब हो जाना, यह आम सी बात थी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि 9 करोड़ बहनों का मतलब है टुडे pulmonary disease has been reduced only because of Ujjwala Yojana. This we have to understand. And it is the empowerment of the women. ये women का empowerment है। ये पब्लिक टॉयलेट्स, प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा लाल किले से की। हमारे कांग्रेसी मित्रों ने उस समय इसका उपहास बनाया था। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री शौचालय की बात लाल किले के प्राचीर से कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इंपैक्ट इट हैज मेड। 12 करोड़ पीपल, मतलब 12 करोड़ फैमिली हमारी विमेन यूज्ड टू गो फॉर देयर डेली नीड्स आउटसाइड देयर हाउस इन द फील्ड्स एंड दे हैड टू वेट फॉर सनराइज, बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। क्या क्या जीवन होगा उनको। लाइफ विद डिग्निटी 12 करोड़ की संख्या को दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान शौचालय ने दी। Life with dignity. And when I say so dignity, I mean not only the mother but also the son and the daughter. जो बच्चे वो भी जो फील्ड में जाया करते थे उनको भी इज्जत से जीने का अधिकार मिला है। ये फर्क आया है जिसको हमको ध्यान में लेकर के चलना होगा और उसको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए हर तरीके से आप बताइए, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा 18,000 विलेजेस में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, 18,000 विलेज, 2.5 करोड़ परिवार बगैर बिजली के थे। 2 करोड़ 50 लाख परिवार फैमिलीज में विदाउट बिजली। इसका मतलब उनके यहाँ पढ़ाई क्या होती होगी, बच्चे क्या पढ़ते होंगे, क्या टेलीविजन देखते होंगे, क्या उनकी अपब्रिंगिंग हो रही होगी। उनको एम्पावर करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हमको समझना होगा, यह हम लोगों को जानना। ऐसी बहुत सी, इसलिए मैंने कहा कि सारी स्कीम्स फोकस्ड हैं। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लास्ट माइल डिलीवरी की मॉनिटरिंग है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने भी बहुत परिवर्तन लाया है। बेनिफिशियरी से जानना, हम आयुष्मान भारत का काम देख रहे थे तो ही यूज्ड टू टेल अस, भाई तुमने कितने हॉस्पिटल्स विजिट किए, कितने आयुष्मान भारत के पेशेंट से मिले। व्हेनेवर यू गो यू शुड विजिट आयुष्मान भारत, उनसे पूछो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। मैंने उनको बताया कि एक लिफ्टमैन था, बेचारा हमेशा ही सीरियस रहता था। मैंने उससे पूछा कि क्या कारण है, तो पता चला कि उसकी वाइफ को हार्ट की डिजीज़ है और वो उसके पास इलाज कराने को पैसे नहीं हैं। बाद में आयुष्मान भारत आया तो उससे उसको फ़र्क पड़ गया, और उस समय हमने उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में MS से बातचीत करके कुछ व्यवस्था कराई थी, लेकिन आयुष्मान भारत ने फिर उसको पूरी की पूरी ताकत दे दी। आज वो बेचारे हंसता खेलता परिवार खड़ा हो गया। ऐसे करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, ये हमको समझना होगा। दिस इज एम्पावरिंग इंडिया, ये दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो व्हेन आई से दैट मोदी जी के नेतृत्व में फोकस्ड अप्रोच बना है, और उस फोकस्ड अप्रोच के कारण हमने पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाया जिसका अल्टीमेट फ़ायदा उनको, बेनिफिशियरी को कैसे उसके जीवन में एम्पावर करने में मिलता है, उसको देखा है। और उसके साथ साथ उसकी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से मॉनिटर किया है, जिसके कारण से बना है। तो मैं आप सब लोगों के साथ, तो समय की मर्यादा है, इसलिए मैं बहुत लंबा बोलूं ये भी ठीक नहीं होता है। आप भी बोलेंगे कि बोलने को बोला क्या, ये रुकता ही नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो आपने थीम रखी है कि इंडिया इज़ डेवलपिंग एज ए ग्लोबल पावर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की बात को अब दुनिया सीरियसली ले रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और उसमें से दिशा तय हो रही है। दुनिया दिशा तय करने में उसका उपयोग कर रही है। नैरेटिव सेट करने में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए वक्तव्यों का बहुत गहरा मतलब रहा है, चाहे वो पंचामृत हो, फिर चाहे वो लाइफ हो, फिर चाहे वो और भी वन अर्थ वन फैमिली का विषय हो। सभी चीज़ों को दुनिया ने, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, सब चीज़ों को दुनिया ने बहुत सीरियसली लिया है। मैं आयोजकों को फिर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्क्लेव ये किया, और मैं भी इसमें आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नड्डा जी। यकीन मानिए, चौपाल की शुरुआत जितनी दमदार थी, आपके शब्दों के साथ अंत भी उतना ही जानदार हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति हुई है, भारत में ऑनलाइन पेमेंट में तेजी की रफ्तार दिखाई दी है। ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास जिस मंत्र के साथ बीजेपी आगे बढ़ती रही है, उसमें सफलताओं की एक बड़ी फहरिस्त रही है। भारत में ऑनलाइन पेमेंट में तेजी लगातार दिन ब दिन दिखाई दी है। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज, अफगानिस्तान में चल रही सियासी खींचतान पर खबर है कि वहां के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा की कुर्सी खतरे में है। तालिबान के ही नेता अब अखुंदजादा को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। कुर्सी के लिए वहां बहुत बड़ी जंग छिड़ने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि पूरा हक्कानी नेटवर्क अब अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर के पद से हटाने के काम पर लग गया है। कुर्सी के लिए तालिबान में इस हद तक आपसी खींचतान पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब अफगानिस्तान की सरकार में एक बहुत बड़े उठापटक की सूरत बनती साफ दिखने लगी। इस बार अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा की कुर्सी खतरे में दिख रही है। तालिबान में पड़ी फूट अब अफगानिस्तान की सत्ता में बड़े बदलाव की वजह बन सकती है, क्योंकि अखुंदजादा के खिलाफ बढ़ रहा विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। अखुंदजादा के खिलाफ जो धड़क खड़ा हुआ, उसमें 2 बड़े नाम हैं। पहला नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो हक्कानी नेटवर्क के मुखिया होने के अलावा अफगानिस्तान की सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री हैं, जबकि दूसरा नाम है मुल्ला याकूब का। तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब भी वहाँ के ताकतवर नेताओं में है, और इन दोनों नेताओं का दबदबा अफगानिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में है। इतना ही नहीं, इन दोनों के रिश्ते दूसरे मुल्कों के नेताओं और संगठनों से भी काफी अच्छे हैं। यही वजह है कि इस बार अखुंदजादा के लिए टिकना मुश्किल है, क्योंकि अखुंदजादा के साथ कई मसलों पर तालिबान के बड़े नेताओं की बिल्कुल नहीं बन रही। खास तौर पर महिलाओं को आजादी से जुड़े मामलों में अखुंदजादा किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है।
जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब चाहते हैं कि महिलाओं पर ज्यादा सख्ती न की जाए। सबसे बड़े विवाद की वजह तो